सुप्रभात विद्यार्थियों, स्वागत है कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों का। और बच्चों, आप समास विषय के अंतर्गत आज पढ़ने वाले हैं यहाँ अव्ययी भाव समास। पूर्व की कक्षा में हमने समास का सामान्य परिचय, समास क्या होता है और समास में समास विग्रह, पूर्व पद, उत्तर पद, इन सब के बारे में देखा था। आज हम देखने वाले हैं अव्ययी भाव समास, जो कि समास का ही एक भेद है। इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, और इसका ये भाग 2 है। और सीबीएसई और एनसीईआरटी ने जो आपका पाठ्यक्रम निर्धारित किया है, हम उसी के अनुसार मात्र उतना ही विषय यहाँ देखेंगे। देखिए, अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? पूर्व पद प्रधान अव्ययी भाव समास, अर्थात जिसमें पूर्व पद प्रधान, 2 पद होते हैं अव्ययी किसी भी समास में। तो जब पूर्व पद प्रधान होता है, जिस समास में पूर्व पद प्रधान होगा, उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। सर्वेषु पदेषु प्रथम पूर्व पदम अव्ययम उपसर्गो व अस्ति। इसमें सभी समस्त पदों में जो पूर्व पद होता है वह अव्यय अथवा उपसर्ग होता है। तात्पर्य क्या है इन दोनों वाक्यों का कि वाक्येषु क्रियापदानि प्रथम अथवा पूर्व पदस्य अनुसारम अर्थम बोधयन्ति। वाक्य में जो क्रियापद होते हैं वे प्रथम जो या पूर्व पद है उसके अनुसार ही अर्थ को बताने वाले होते हैं। इसलिए इस समास का जो पूर्व पद होता है उसे प्रधान कहा जाता है, जो कि अव्यय होता है। कुछ उदाहरण देखिए, यथा विद्यालयस्य समीपम, इसमें उप है, ये पूर्व पद है, विद्यालयम उत्तर पद है। तो यहाँ प्रधान पद कौन सा है? उप। क्यों है? कि वाक्य में प्रयोग करके देखिए, बालकः उपविद्यालयम गच्छति। यहाँ क्रिया है गच्छति, और इस क्रिया का उद्देश्य कहाँ पहुंचना है ना? गच्छति अर्थात जाना। तो जाने के लिए लक्ष्य क्या है, डेस्टिनेशन क्या है? उपविद्यालयम। उप अर्थात समीप, अर्थात विद्यालय के समीप। तो जो क्रिया है वो किसके अनुसार अर्थ का बोधन करेगी कि कहाँ जाना है? उपविद्यालयम, अर्थात विद्यालय नहीं जाना है, विद्यालय के समीप में जाना है। इसलिए इस जो क्रिया है इसका जो संबंध है वह मुख्यतया उपशब्द के साथ में है। इसलिए इस समास में जो प्रधान पद हुआ वह उप हुआ। क्यों प्रधान हुआ? क्योंकि ये क्रिया इसी पद के अनुसार अर्थ का बोधन करा रही है, इसलिए ये यहाँ पर प्रमुख है। प्रमुख उसे कहते हैं जिसके अनुसार सारा काम हो, और ये उप जो पद है वह ही यहाँ पर प्रधान होगा। देखिए आगे, अव्ययी भाव समास में प्रयुक्त अधि, उप आदि पदों का विभक्ति, सामीप्य आदि 20 अर्थों में प्रयोग होता है। परंतु यहाँ पाठ्यक्रमानुसार उप, निर, अनु, प्रति, यथा, स आदि पदों का क्रमशः समीपम, अभावः, योग्यता, पश्चात, विप्सा, अनतिक्रम्य सहित आदि मात्र 7 अर्थों में अध्ययन किया जाना अभीष्ट है। देखिए बच्चों, जो अधि, उप आदि अव्यय हैं जिनके साथ में अव्ययी भाव समास बनाया जाता है, उनका विभक्ति, समीप आदि 20 अर्थों में प्रयोग होता है ना। परंतु यहाँ हम मात्र 6 पदों के आधार से 7 अर्थों में ही उनका किस तरह से प्रयोग होगा ये अध्ययन करना है हमें, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में मात्र इतना ही है। तो हम उसी के उदाहरण और उसी के आधार से यहाँ अभ्यास करेंगे। हम पूरा विषय नहीं देखेंगे, मात्र उतना देखेंगे जितना आपके पाठ्यक्रम में है। चलिए आगे, अव्ययी भाव समासस्य कानिचित उदाहरणानि। ये उदाहरण जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको देखने हैं। ये अभी आप जो देखने वाले हैं अगले 1 से 2 मिनट में, ये सबसे प्रमुख विषय है जो आपको बहुत अच्छे से समझना है। 3 चीजें यहाँ आएंगी, अर्थः, अव्ययाः, उदाहरणानि। ठीक है, यहाँ अर्थ होंगे कुछ, और उनके साथ में आने वाले कौन से अव्यय होंगे और उनके कुछ उदाहरण होंगे। एक देखते हैं हम आगे, सामीप्यम अर्थात समीपता। इस अर्थ में अव्यय होता है उप, जिससे उदाहरण देखिए, वृक्षस्य समीपम। ये समास विग्रह है, आगे समास बनेगा उपवृक्षम। इसी तरह से आप देखेंगे यहाँ एक अर्थ आएगा, उसका एक अव्यय होगा, फिर उदाहरण होगा। उदाहरण में यहाँ समास का विग्रह होगा और यहाँ समास होगा। समास विग्रह में जो इसका अर्थ है वो मिलेगा आपको,
और समस्त पद में जो इसका अव्यय है वो मिलेगा आपको। ठीक है, तो विग्रह से जब समास हमें बनाना है तब हमें इन दोनों चीज़ों को याद रखना होता है, जो अर्थ और अव्यय है। इसलिए हम ये 4 चीज़ें आगे 6 और उदाहरण के माध्यम से देखने वाले हैं। अभावः अर्थात न होना, इस अर्थ में अव्यय निर। उदाहरण जनानाम अभावः निर्जनम। अभावः ये देखिए आप, और निर्जनम। ठीक है, तो जो जब हम विग्रह कर रहे हैं तब हम ये अर्थ लिखेंगे, जनानाम अभावः, लोगों का अभाव, लोगों का न होना। तो इस अभाव के लिए एक अव्यय भी होता है निर, तो हमने वो लगा दिया निर्जनम। ठीक है, आगे योग्यता अर्थात योग्य होना, इस अर्थ में अव्यय होगा अनु। उदाहरण रूपस्य योग्यम अर्थात समस्त पद होगा अनुरूपम। पश्चात अर्थात पीछे, इस अर्थ में अव्यय अनु। उदाहरण रथस्य पश्चात यानी रथ के पीछे। तो ये विग्रह है, ये 2 पद हैं, है ना। विग्रह माने ये सब 2 पद दिख रहे हैं, इनकी जगह एक पद में हम बनाएंगे अनुरथम। वीप्सा अर्थात दोहराने के अर्थ में अव्यय होगा प्रति। उदाहरण ग्रहम ग्रहम प्रति, समास बनाएंगे हम प्रतिग्रहम। ठीक है, यानी प्रत्येक घर में। अनतिक्रम में अर्थात उल्लंघन नहीं करना, है ना, अतिक्रमण नहीं करना, इस अर्थ में अव्यय होगा यथा। उदाहरण शक्तिम अनतिक्रम्य अर्थात शक्ति का उल्लंघन नहीं करना, यथा शक्ति यानी शक्ति के अनुसार। सहितम अर्थात साथ में, इस अर्थ में अव्यय होगा स। उदाहरण चक्रेण सहितम अर्थात सचक्रम, इसका अर्थ होगा चक्र के साथ। ठीक है बच्चों, तो अब आप देखिए अर्थ है और अव्यय, यहां भी 2 चीजें हैं। ये सारे अर्थ आपको विग्रह में दिखाई देंगे और अव्यय सारे आपको समस्त पद में दिखाई देंगे। इसका मतलब ये है कि जब हमें विग्रह करना है तो हमें अर्थ पता होना चाहिए, और जब समास करना है तो हमें उसके अनुसार वहां अव्यय लिखना आना चाहिए। ठीक है, और एक चीज जो प्रमुख है, बहुत महत्वपूर्ण बात है, आप एक कंफ्यूजन में रहेंगे कि सर ने कहीं तो वृक्षस्य कह दिया है, कहीं ग्रहम, कहीं शक्तिम, कहीं चक्रेण। अर्थात हम जब विग्रह करें तो हम विभक्ति कौन सी लगाएं, है ना। पीछे वाले सारे शब्द तो देखिए जो यहाँ हैं बिल्कुल यथावत वही हैं, पर आगे अलग अलग विभक्तियां प्रयोग हो रही हैं, तो आपको वो बता देता हूं मैं। समीपता यानी समीपता के अर्थ में जब विग्रह होगा, अर्थात समीप शब्द के साथ में जब विग्रह होगा तो षष्ठी विभक्ति होगी। अभाव अर्थ में षष्ठी विभक्ति होगी। योग्यता के अर्थ में जब समास विग्रह होगा, है ना, तो षष्ठी विभक्ति होगी। पश्चात के अर्थ में षष्ठी विभक्ति होगी। प्रति के अर्थ में द्वितीय भी होती है और सप्तमी भी होती है। अनतिक्रम्य के अर्थ में द्वितीय विभक्ति होगी और सहित के अर्थ में तृतीय विभक्ति होगी। ठीक है बच्चों, इतनी चीजें आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है बॉक्स, इसमें सारे अव्यय दिखाई दे रहे हैं। उप, निर, अनु, अनु, प्रति, यथा, स, ये सारे क्या हैं, अव्यय। इसका अर्थ क्या हुआ कि एतेषाम सर्वेषाम पदानाम पूर्व पदम अव्यय पदम अस्ति, इन सभी का पूर्व पद क्या है, अव्यय है। और सर्वाणि पदानि नपुंसक लिंगे सन्ति, सभी पद नपुंसक लिंग में है। वृक्षम, जनम, रूपम, रथम, ग्रहम, चक्रम, यथा शक्ति, इसमें से विसर्ग हटा के इसे भी नपुंसक लिंग बना दिया है ना। और इसलिए अत्र अव्ययी भाव समासः अस्ति, अतः यहाँ पर अव्ययी भाव समास होगा। आप बच्चों पूरा अच्छे से ध्यान से देखिए, अभी मैं आगे इसी तरह के 14 उदाहरण और देने वाला हूँ, और अंत में मैं आपको संक्षिप्त में एक चार्ट के माध्यम से भी समझाऊंगा। यदि आप पूरी वीडियो देखेंगे और उसके बाद में फिर वो संक्षिप्त चार्ट देखेंगे तो आप कभी भी इस चीज को भूलने वाले नहीं हैं कि अव्ययी भाव समास में क्या क्या हमें करना होता है। नियम है, देखिए जल्दी से हम इन्हें देख लेते हैं एक बार। सर्वेषु पदेषु प्रथम अथवा पूर्व पदम अव्ययम उपसर्गो वा अस्ति, सभी पदों में पूर्व पद जो है 2 पद होते हैं, पूर्व पद अव्यय या उपसर्ग होता है। समस्त पदानाम प्रयोगः अव्ययवत भवति, अर्थात जो समस्त पद इसके बनते हैं वे अव्यय की तरह होते हैं, उनमें कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। समस्त पदानि नपुंसक लिंगे भवन्ति,
है ना, जितने भी समास के पद बनेंगे वे सारे नपुंसक लिंग में ही बनाए जाते हैं और वे अव्यय होंगे, है ना, और पूर्व पद उनमें अव्यय होता है। अब अगर अव्ययी भाव समास के जब हमने बनाया, नपुंसक लिंग में हमें बनाना है, पर अलग अलग तरह के वर्ण अंत में आएंगे तो हम क्या करेंगे? यदि अंत में आ अथवा आ है, यदि आ भवति तर्हि आ अनयो स्थाने अम भवति। यदि अंत में आ अथवा आ है तो इन दोनों के स्थान पर अम हो जाता है। जैसे देखिए, विद्यालयस्य समीपम, ये विग्रह उपविद्यालय समास हुआ तो इसके अंत में अ है, इसलिए इसकी जगह अम होकर के बन जाएगा उपविद्यालयम। यमुनायाः समीपम, उपयमुना, है ना, तो इसके अंत में आ है तो इस आ की जगह अम आएगा तो बनेगा उपयमुनम। ऐसे दीर्घ ई के स्थाने ई, छोटी ह्रस्व ई आ जाती है। उदाहरण, नद्याः समीपम, समीपम इस अर्थ में अव्यय उप, नद्याः किस शब्द से बना है? नदी, तो उपनदी, ह्रस्व ई होगा उपनदी। दीर्घ उ स्थाने उ, यथा वध्वाः समीपम, वधु शब्द से बना है तो उपवधू, ठीक है, तो उ की जगह क्या हो जाएगा? छोटा उ। समस्त पदस्य अन्ते विसर्ग सहितस्य इकारः उकारः भवति तर्हि विसर्गस्य लोपः भवति। इस पंक्ति में क्या कहा है? देखिए, दीर्घ ई और उ के स्थान में तो उ हो जाता है, आ और आ की जगह अम हो जाता है, पर यदि अंत में इकार है अर्थात ह्रस्व ई है अथवा ह्रस्व उ है और उनके अंत में विसर्ग है तो क्या होगा कि जब आप समास बनाएंगे तो विसर्ग का लोप हो जाएगा। उदाहरण, शक्तिम अनतिक्रम्य यथाशक्ति ही, इस विसर्ग का लोप होगा, बनेगा यथाशक्ति। ठीक है, अब इन नियमों के आधार से हम उन्हीं 7 अर्थों में 7 अव्ययों के साथ आगे उदाहरण देखते हैं। ये सबसे पहले यहाँ पर आपको मैं विग्रह पद, उसके अनुसार समस्त पद और अर्थ आपको पहले से दिए हुए ये दिखाएंगे। पहले विग्रह आएगा, फिर समास कैसे। अगर परीक्षा में आपके सामने विग्रह आता है तो समास कैसे करना है ये भी आना चाहिए, और यदि समास दिया हुआ है तो विग्रह कैसे करना है हमें ये भी पता होना चाहिए। इसलिए पहले हम विग्रह से समास कैसे बनेगा ये देखेंगे, इसके बाद हम समास से विग्रह कैसे होगा ये देखेंगे। ठीक है, अर्थ आपको पहले ही याद कर लेने हैं। समीप इस अर्थ में उप अव्यय, अभाव के अर्थ में निर अव्यय, पश्चात के अर्थ में अनुअव्यय, योग्यम के अर्थ में अनुअव्यय, विप्सा अर्थात दोहराने के अर्थ में प्रति, अनतिक्रम्य के अर्थ में यथा और सहितम के अर्थ में सा। तो ये अर्थ और अव्यय यदि आपको याद है तो विग्रह पद में जो शब्द आएगा इनमें से आपको उसके साथ वाला अव्यय समस्त पद में रख देना है। देखिए उदाहरण देखते हैं। कृष्णस्य समीपम, ठीक है, समीपम ये अर्थ है, इस अर्थ में अव्यय क्या होगा? उप, उप हुआ। कृष्णस्य, आपको सारे नियम याद रखने हैं। कृष्णस्य ये नपुंसक लिंग में बनेगा, ठीक है, सारे पद नपुंसक में बनते हैं, तो कृष्णस्य से हो जाएगा कृष्णम। कृष्णस्य से कृष्ण शब्द है, अंत में होने से कृष्णम, उपकृष्णम। आगे, जलस्य अभावः, अभाव इस अर्थ में कौन सा अव्यय होगा? निर, तो निर आगे होगा जलस्य, ठीक है, तो जलस्य से क्या हो जाएगा? कृष्णस्य से कृष्णम, जलस्य से जलम, निर्जलम। रथस्य पश्चात, पश्चात इस अर्थ में अव्यय अनु, ठीक है, रथस्य से रथम, अनुरथम। रूपस्य योग्यम, योग्यम अर्थे अव्ययः अनु, रूपस्य से रूपम, तो अनुरूपम। अर्थात जो अर्थ है ना, अर्थ, इस अर्थ में जो अव्यय है वो आपको पहले रखना है और फिर आगे वाला जो शब्द है आपको उसे नपुंसक लिंग में बना देना है। बस इतनी चीज आपको याद रखनी। फिर से कहता हूं, 2 चीजें याद रखनी है। जो अर्थ है उस अर्थ के अव्यय को याद रखना है और पूर्व पद दिया हुआ है उसे पीछे रख के उसे नपुंसक लिंग में बनाना है। ग्रहम, ग्रहम प्रति, प्रति अर्थ प्रति है, ठीक है, तो प्रति रहेगा जैसा यथावत है और ग्रहम से हो जाएगा ग्रहम, प्रतिग्रहम। शक्तिम अनतिक्रम्य, अनतिक्रम्य अर्थ में अव्यय होगा, कौन सा होगा? यहां देखिए यथा, ठीक है, यथा, और शक्तिम से हम
नपुंसक लिंग में बनाएंगे तो बनेगा शक्ति, इकारांत है ना, इसलिए शक्ति ह्रस्व ई रहेगा, तो हो जाएगा यथाशक्ति। अंत में देखिए चित्रेण सहितम, सहितम अर्थ में अव्यय होगा स अव्यय, और चित्रेण से नपुंसक लिंग में बनाएंगे हम, एक वचन में बनेगा चित्रम, तो क्या हो जाएगा सचित्रम। तो देखिए बच्चों आप सब, ये जो समस्त पद बने हुए हैं इनमें क्या हुआ, दो चीजें याद रखनी है। पूर्व पद है वो अव्यय होगा, वो अव्यय कौन सा रखना है आपको, वो विग्रह में दिए हुए इन 7 अर्थों के अनुसार यहाँ अव्यय रखना है। और पीछे वाला जो पद है जो आपको यहाँ पिंक कलर में दिखाई दे रहा है ना, ये सारा आपको जो यहाँ पूर्व पद दिया है उसे नपुंसक लिंग में बना देना है। पूर्व पद जो यहाँ है इसे नपुंसक लिंग में बना के पीछे रख देना है, और आगे इनकी जगह पर आगे आपको अव्यय रख देना है। बस इतना ही आपको याद रखना है, ठीक है। आगे हम और उदाहरण देखते हैं। देखिए अब यहाँ आपको पहले समस्त पद दिए हैं, फिर विग्रह और आगे अर्थ। अर्थ आप फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए और इसके बाद आप यहाँ देखिए, ठीक है। चलिए हम प्रारंभ करते हैं। यहाँ उपगुरु, उपगुरु, तो उप है, उप किस अर्थ में होता है, समीपम, ठीक है। और गुरु है जो उपगुरु, तो उप समीप अर्थ में होता है, इसलिए जब विग्रह हम करेंगे, ठीक है, और यहाँ समीप आ जाएगा। और जो गुरु शब्द है आपको पहले ही बताया था मैंने कि किस अर्थ में हम समास बनाते हैं तो वहाँ कौन सी विभक्ति आती है। समीप अर्थ में जब हम विग्रह करेंगे विभक्ति होती है षष्ठी, तो उप अर्थात समीपम और गुरु अर्थात गुरो हो, तो विग्रह हो जाएगा गुरो हो समीपम, गुरु से गुरो हो और उप से समीपम। निर्विघ्नम, विघ्नम, ठीक है, अभाव के अर्थ में जब समास होता है तो वहां पर आगे अव्यय है निर, तो निर से होगा अभाव, और इस अर्थ में जब हम विग्रह करेंगे तो कौन सी विभक्ति आएगी, षष्ठी, तो निर यानी अभावः और विघ्नम यानी विघ्नस्य अथवा विघ्नानाम, तो विग्रह हो जाएगा विघ्नानाम अभावः। आगे अनुविष्णु, विष्णु शब्द है, ठीक है, तो पश्चात के अर्थ में जब समस्त पद होता है तब विग्रह करेंगे तो वहां पर भी षष्ठी विभक्ति होती है और अनु यहाँ पश्चात आता है, तो बनेगा शब्द विष्णु से हो जाएगा विष्णोः अनु पश्चात, विष्णोः पश्चात। अनुगुणम, ठीक है, यहाँ योग्यता के अर्थ में भी जब होता है समास तो उत्तर पद में विग्रह करने पर षष्ठी विभक्ति आती है, तो गुणम से हो जाएगा गुणानाम और अनु से हो जाएगा योग्यम, गुणानाम योग्यम। आगे प्रतिदिनम, यहाँ द्वितीय और सप्तमी दोनों विभक्तियां होती हैं, तो आप बनाएंगे दिनम है तो दिने दिने, ठीक है, तो ये बन जाएगा यहाँ दिने दिने अथवा दिनम दिनम प्रति, इस तरह से बनाया जा सकता है। यथामति, ठीक है, अब यथामति, मति शब्द को षष्ठी विभक्ति में बनाएंगे और यथावत रहेगा यहाँ पर, और इसको हम विग्रह में क्या करेंगे, अनतिक्रम्य, तो क्या बनेगा मतिम अनतिक्रम्य, द्वितीय विभक्ति है ना। आगे सपरिवारम, ठीक है, तो स है आगे, परिवारम है, यहाँ तृतीय विभक्ति होगी, तो परिवारम से परिवारेण और सा से सहितम, पर्यावरेण परिवारेण सहितम, इस तरह बनेगा। और ये सारे उदाहरण यहाँ पूर्ण हुए। अब हम आपकी पाठ्य पुस्तक में आए हुए कुछ उदाहरणों को और आपकी संपूर्ण से मुशी में जितने भी अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं उन सबको यहाँ लेके आपके सामने रखा हुआ है, इनके आधार से आप अभ्यास करें। समस्त पदानि विग्रह पदानि अर्थः, ठीक है, ये हैं सारे शब्द यहाँ, और यदि आपको समास दिया हुआ है तो विग्रह करना है, विग्रह दिया है तो वहां आपको समास करना है, ठीक है। निर्मलम अभावः है ना, तो इसको हमें विग्रह करना है, तो निर्मलम क्या हो जाएगा, यहाँ अभाव अर्थ में है ना, ये अभाव अर्थ में, तो कौन सी विभक्ति होगी यहाँ, षष्ठी, तो क्या हो जाएगा मलस्य अभावः निर्मलम। एकम एकम प्रति,
तो इसमें आगे अव्यय रहना है तो प्रति अव्यय हो जाएगा, और यहाँ एक शब्द बचेगा तो एकम, प्रति एकम। इसमें संधि हो जाती है यण, इसलिए प्रत्येकम। दोषाणाम अभावः, ठीक है, दोषाणाम अभावः। अभाव अर्थ में कौन सा अव्यय किया था, यहां देखिए निर, और दोष तो निर्दोष, और नपुंसक लिंग में बनाएंगे तो निर्दोषम। ये सव्यवधानम, सव्यवधानम, ठीक है। तो अब देखिए आप यहां पर कि व्यवधानेन सहितम बन जाएगा, ठीक है। सहित वाले अर्थ में तृतीय विभक्ति होगी तो व्यवधानेन, और सा से सहितम यहां दिया ही है, व्यवधानेन सहितम। निरर्थकम, ठीक है। तो यहां कौन सी विभक्ति होगी, षष्ठी। तो अर्थकस्य अभावः निरर्थकम, ठीक है। चिंतायाः अभावः, अभाव के अर्थ में क्या अव्यय आएगा, निर, ठीक है। निर जो निस हो जाता है बाद में, निश। और चिंतायाः है तो चिंता शब्द है यहां, जिसे क्या बन जाएगा, निश्चिंतम। स्नेहेन सहितम, तो सहित अर्थ में कौन सा अव्यय आएगा, स। स्नेहेन से स्नेहम, सस्नेहम। ससमयम, स से क्या हो जाएगा, सहितम, और समयम से समयेन, अर्थात समयेन सहितम। निर्गुणम, निर्गुणम, निर है यहाँ अव्यय, तो किस अर्थ में, अभाव, और गुण है षष्ठी विभक्ति में हम बनाएंगे इसे, क्योंकि ये अभाव अर्थ में यहाँ, तो बने गुणानाम अभावः। और देखिए कुछ उदाहरण, गंगायाः समीपम, समीपम इस अर्थ में अव्यय आएगा उप। गंगायाः से गंगा शब्द है तो क्या हो जाएगा, अम लगा करके पीछे गंगम, उपगंगम। सहर्षम, तो स है यहाँ अव्यय, इसलिए यहाँ हर्षम से तृतीय विभक्ति में बनाएंगे हम, तो क्या बनेगा, हर्षेण, और सा से सहितम, यानी हर्षेण सहितम। उपरामम, तो उप से क्या होगा, समीपम, और रामम से रामस्य, रामस्य समीपम। वचने वचने, ठीक है, दोहराने के अर्थ में कौन सा अव्यय होता है, प्रति, प्रति, और एक पद यहां से आएगा तो प्रतिवचनम। साट्टहासम, स प्लस अट्टहासम, तो स है अट्टहासम ना, स अव्यय है यहाँ, इसलिए कौन सी विभक्ति होगी उत्तर पद में, विग्रह करने पर तृतीया। अट्टहासम से अट्टहासेन, और स से सहितम, अट्टहासेन सहितम। व्यंग्येन सहितम, व्यंग्येन सहितम, तो सहितम अर्थ में है इसलिए कौन सा अव्यय आएगा, स, और व्यंग्येन से व्यंग्यम, सव्यंग्यम। ससम्मानम, ठीक है, तो सम्मानम स किस अर्थ में, सहितम, और सम्मानम इसे तृतीय में बनाएंगे हम, तृतीय विभक्ति वचन में, तो होगा सम्मानेन सहितम। इस तरह से ये सारे के सारे पद यहाँ बनाए जाते हैं, ठीक है बच्चों। आप इनका अभ्यास करिए, और आगे मैं आपको संक्षिप्त में जितना अभी तक हमने पढ़ा है उसे एक चार्ट बता देता हूँ। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है जिसे आप नोटबुक में अवश्य नोट करें, और इसी के आधार से आप बार बार रिवाइज करें अपने विषय को। अव्ययी भाव समासः सारांशः। सर्वेषु पदेषु प्रथम या पूर्व पदम अव्ययम उपसर्गो वा अस्ति, सभी पदों में जो पूर्व पद है वो अव्यय होगा। समस्त पदानां प्रयोगः अव्ययवत भवति, समस्त पदों का प्रयोग अव्यय की तरह होता है। समस्त पदानि नपुंसक लिंगे भवन्ति, और जो समस्त पद हैं वे नपुंसक लिंग में होते हैं, ठीक है। अब देखिए आप, अव्यय, अर्थ, विभक्ति, उदाहरण। उप अव्यय समीप अर्थ में, ठीक है। विभक्ति षष्ठी, कब, जब विग्रह करना हो, विग्रह करना हो तो उत्तर पद में कौन सी विभक्ति आएगी, वो यहां अभी मैं आपको पहले बता रहा था, वही यहां सारी चीजें लिखी हुई हैं। तो उपसमीपम एक उदाहरण है, उपरामम, ठीक है। तो उपरामम, तो रामम शब्द ये उत्तर पद है, इसमें कौन सी विभक्ति होनी, षष्ठी। तो रामस्य और उप किस अर्थ में है, समीपम, उप की जगह समीपम, और राम से रामस्य, रामस्य समीपम। निर अव्यय अभाव के अर्थ में षष्ठी विभक्ति। निर्गुणम, उत्तर पद गुणम, पूर्व पद क्या है, निर, तो उत्तर पद में षष्ठी विभक्ति होनी, तो क्या हो जाएगा, गुणानाम, और निर किस अर्थ में है, अभाव,
इसलिए गुणानाम अभावः। अगला देखिए आप, अनु अव्यय पश्चात अर्थ में और उत्तर पद में षष्ठी विभक्ति होती विग्रह होने पर। अनुरथम, पूर्व पद अनु, उत्तर पद रथम। तो उत्तर पद में कौन सी विभक्ति होगी? षष्ठी। और अनु किस अर्थ में होता है? पश्चात। तो क्या होगा? रथस्य पश्चात। आगे देखिए, अनु अव्यय योग्यता अर्थ में षष्ठी विभक्ति, उत्तर पद में विग्रह करने पर अनुरूपम उदाहरण है। तो आप देखिए, रूप षष्ठी विभक्ति होगी उत्तर पद में, तो क्या बन जाएगा? रूपस्य। और अनु किस अर्थ में है? योग्यम, तो रूपस्य योग्यम। प्रति अव्यय विप्सा अर्थात दोहराने के अर्थ में विभक्ति होती है द्वितीय अथवा सप्तमी, उदाहरण है प्रत्येकम। इसमें पूर्व पद है प्रति, उत्तर पद है एकम। तो एकम शब्द में विभक्ति कौन सी होगी विग्रह करने पर? द्वितीय अथवा सप्तमी। तो एकम एकम दोहराना है, इसलिए दो बार रखा है, एकम एकम। आगे प्रति, विप्सा अर्थ में प्रति। सप्तमी में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? एके एके। ठीक है। अगला, यथा अव्यय अनतिक्रम्य अर्थात उल्लंघन ना करने के अर्थ में विभक्ति द्वितीय होगी। यहां देखिए, यथा शक्ति उदाहरण है। इसमें पूर्व पद है यथा, उत्तर पद है शक्ति। तो यथा विग्रह करेंगे हम, यथा किस अर्थ में होता है? अनतिक्रम्य अर्थ में। तो यथा से हो जाएगा अनतिक्रम्य। और शक्ति है, इसे द्वितीय विभक्ति में बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? शक्तिम। आगे, स अव्यय सहितम अर्थात साथ के अर्थ में, और उत्तर पद में तृतीय विभक्ति होती है जब हम विग्रह करेंगे तब। उदाहरण है सस्नेहम। ठीक है। स किस अर्थ में है? सहितम, तो सहितम आ गया, स से सहितम। स्नेहम तृतीय विभक्ति होगी, स्नेहेन सहितम। इस तरह से बनते हैं। ठीक है। तो ये विग्रह कैसे करना है ये देखा आपने। ऐसे ही जब आपको समास बनाना है तो क्या देखना पड़ेगा? अब आपको केवल दो काम करने हैं। जो पीछे सारे अर्थ दिए हैं उनकी जगह पर अव्यय रखना है, और जो पूर्व पद दिए हुए हैं इन्हें आपको नपुंसक लिंग में बना करके पीछे रखना है। ठीक है। जब आप अव्ययी भाव समास बनाएंगे, समास पद बनाएंगे, तो पूर्व पद अव्यय रहेगा। और जब समास विग्रह करेंगे तो अव्यय का जो अर्थ है वो पीछे चला जाएगा, और जो यहाँ उत्तर पद था वो पूर्व पद बन जाएगा। इतनी चीजें आपको याद रखनी है बच्चों। एक बार में समझ में ना आए संभव है, पर आप इसे दोबारा देखें तो निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। और यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे निसंकोच पूछ सकते हैं कि आपको क्या समझ में नहीं आया या क्या कठिनाई है, और इस संबंध में मैं आपको और भी कई सारे उदाहरण दे सकता हूं। लेकिन यहाँ अभी समय ज़्यादा हो रहा है, इसलिए हम इस कक्षा को आज यहीं विराम देते हैं। आप इनका लगातार अभ्यास करिए, इसको अपनी नोटबुक में नोट करिए और बार बार स्मरण करते रहिए। इसी के साथ आपका दिन शुभ।